किसी और को रहनुमा बना लो, हम पीछे चल लेंगे, लेकिन एक करो। वाह वाह वाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह जनाब आफाक अहमद साहब से। आफाक अहमद साहब यूँ तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं यहाँ बहुत ज़रूरी समझूँगा कि हमारी नौजवान नस्ल जो कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा वाबस्ता है, उनको आफाक अहमद भाई के बारे में बहुत अहम मालूमात अपनी जानिब से दे सकूं। आफाक अहमद भाई ने महाजिर कौमी मूवमेंट से ही अपनी सियासत का आगाज़ किया और आज की तारीख़ तक 2021 तक महाजिर कौमी मूवमेंट से ही वाबस्ता रहते हुए उसके सरबराह की हैसियत से हमारी और आपकी सरबराही कर रहे हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट 1984 में महज 3 अहम नुकात पे कायम हुई थी, जिसमें पहला था कि सिंध के शहरी इलाकों से कोटा सिस्टम का ख़ात्मा, दूसरा विफाक और सूबाई मुलाजमतों पे सिंध के शहरी इलाकों का मुतनासिब हिस्सा, और उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान से महसूरीन की वापसी। आफाक अहमद भाई क्योंकि महाजिर कौमी मूवमेंट के अमीन हैं, तो आइए हम इनके पास आते हैं और यहीं से सवाल का आगाज़ और अपने इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई। वालेकुम। आप खैरियत से हैं? हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरे प्लेटफॉर्म का नाम है जाग कराची। जाग कराची के बारे में थोड़ा सा इब्तिदाइया दूँ। जाग कराची गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। हमारे 2 हिस्से हैं, एक एज अ सोशल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्कूलिंग और दूसरे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि इस शहर की आवाम में बिलखुसूस और बिलुमूम पूरे सिंध और पाकिस्तान में लोगों में सियासी शऊर व आगही को बेदार करना कि आपने आगे आने वाले अपने रहनुमा का अपने नुमाइंदे के इंतखाब किस अंदाज से करना है। आफाक भाई, महाजिर कौमी मूवमेंट की वही कौमी मूवमेंट है जिसकी 1984 में आपने बुनियाद रखी थी? महाजिर कौमी मूवमेंट तो ज़ाहिर हुई है, लेकिन बुनियाद मैंने नहीं रखी थी। लेकिन आप बुनियादी अरकान में से थे, बुनियादी अरकान में से। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं जी। तो उसके मंशूर में भी अब तक वही सब बातें हैं जो मैंने ज़ाहिर महाजिर कौमी मूवमेंट के मंशूर में वही बातें हैं जो उस वक्त हमने तय की थी। उसमें महाजिर कौम को दूसरी कौमियतों की तरह एक कौम की हैसियत से तस्लीम करवाना मकसद था। महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान की वापसी थी, और महाजिरों का जो मुलाजमतों में और तालीमी इदारों में जो कोटा सिस्टम के ज़रिए इस्तेसाल हो रहा था, उसके ख़ात्मे की जद्दोजहद थी। आफाक भाई, तो 1984 से इस जद्दोजहद का आगाज़ हुआ। बहुत ही जल्द 1986 में आपने बल्दियाती इंतख़ाबात, उसके बाद सूबाई और कौमी असम्बली में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उसके बाद 1989 तक का सफ़र आपका रहा। फिर आपने उस महाजिर कौमी मूवमेंट से अलहदगी ले ली। बहुत से लोगों को बहुत सी मुनफरिद और मुतज़ाद बातें पता हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को हमारे प्लेटफॉर्म से उन हक़ाइक़ पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या वजूहात थी कि आपने उस वक्त उस महाजिर कौमी मूवमेंट से अलहदगी ले ली और अपनी इस महाजिर कौमी मूवमेंट को बरकरार रखा। देखिए, महाजिर कौमी मूवमेंट तो अभी भी उसी तरह कायम है। इसका मकसद ये है कि महाजिर कौमी मूवमेंट के अलावा कोई चीज़ अगर मौरिज़ वजूद में आई है तो वो एक अलग चीज़ है, अलहदा चीज़ है, या यूँ कह लीजिए कि महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा ने जन्म लिया। महाजिर कौमी मूवमेंट जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है। महाजिर कौमी वही जो महाजिर जद्दोजहद के लिए 1984 में बनी, उससे पहले इसकी बुनियाद जामिया कराची में 1978 में डाली गई। ये वही जमात है। आफाक भाई, थोड़ी सी बातें हम माजी की करते हुए हाल तक आएंगे। 1984 के बाद 89 आया, आपने सियासत से कुछ वक्त के लिए अलहदगी ली। फिर 1992 के बाद भरपूर ताकत और हिमायत के साथ इस शहर में आए। आपका विज़न आज तक महाजिर कौम के लिए है, महाजिर कौम के साथ आप वैसे ही खड़े हुए हैं। हर ख़ास व आम से बात की जाए, क्योंकि हम आवाम में रहते हैं, लोगों से इनपुट लेते हैं, हर बंदा ये कहता है कि आफाक भाई जो बात कर रहे हैं बात बहुत ज़ोरदार है, अपने कौम के साथ खड़े हुए हैं, अपने नज़रिए के साथ खड़े हुए हैं।
लेकिन मैं सिर्फ हम क्योंकि शऊर आगाही हमारा काम है आफाक भाई, मुझे ये बताइए कि हमारी कौम क्या इतनी नादान है, इतनी बेवकूफ़ है कि वो हर चमकती हुई चीज़ को सोना समझकर उसके पीछे भाग रही है। जिन लोगों ने आज से पहले महाजिर नाम लेने पे, महाजिरों का नारा लगाने पे भी पाबंदी लगा दी थी, आप उनके जलसों में अगर महाजिर नाम पे कोई नारा लगा देते थे तो आपको मारा जाता था, थप्पड़ पड़ता था। आज फिर वही मजलूमियत का सहारा लेकर, महाजिर नाम का नारा लेके आज फिर वही महाजिरों को एक लाल बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। मैं आपका चाहूँगा आप खुल के मौक़िफ़ दें, क्योंकि वही लोग हैं जो अल्ताफ़ हुसैन साहब से अलहदा होकर अब अपनी अपनी चोटी बना रहे हैं दुकानें। और आप वो वाहिद आदमी थे आमिर खान साहब के साथ जिन्होंने उस वक्त जब अल्ताफ़ हुसैन साहब के हुक्म के बगैर शहर में पत्ता भी नहीं हिलता था, जब दीवारों पे नारे लिखे जाते थे जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, ऐसा ही था आफाक भाई। उस वक्त भी आपने अपनी शमा बुलंद की, आपका इंतखाबी निशान भी शमा था। हमारी कौम से आप क्या उम्मीद रखते हैं और हमारी कौम को कब समझ आएगी? देखिए, कौम को तो मैं नादान नहीं कह सकता और ना कौम की मैं शऊर को मतलब चैलेंज करूँगा। ज़ाहिर है कि कौम इज्तिमाई तौर पर जब कोई फ़ैसले करती है तो उन फ़ैसलों के सामने आपको सर तस्लीम खम करना चाहिए। हमें मतलब मुमकिन है कि हम उस तरह जिद्दोजहद करने में नाकाम रहे हों। हमें अपने काम के अंदर जो कमी और जो कमज़ोरी है उसको दूर करना चाहिए। हम किसी भी सपोर्ट हासिल ना करने या नाकामी की वजह कौम की लाइल्मी या उनको हम कम इल्म नहीं कह सकते। आपने बहुत बड़ी बात की कि आपने अपनी गलती मान ली। कोई एक पहले ही सियासतदान है जो अपने बारे में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वरना अमूमन लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, अगलों में डालते हैं। आफाक भाई, क्या ये भी आप कहना मेरी राय है और लोगों की कि आपको एक सोची समझी साजिश के तहत और कुछ अरकान एस्टेब्लिशमेंट ने किसी साजिश के तहत आपको आगे बढ़ने नहीं दिया, आपकी जद्दोजहद को हमेशा पीछे ही रखा गया, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, अगर वो कोशिश कर भी रहे हैं तो हमें उन्हें मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, इसलिए कि मैंने कभी भी ये नहीं तस्लीम किया कि वो ज़मीन पर खुदा हैं और जो वो फ़ैसले करेंगे वही कुछ होगा। हमें अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए और हम उस कोशिश को करते रहेंगे। आफाक भाई, अब आते हैं हम आज के हाल पे। आपने 2 दिन पहले गुज़िश्ता इतवार को देखा कि कराची से आगे आबाद बहरिया टाउन में किस अंदाज से लश्कर कशी की गई। क्या ये लश्कर कशी उसी अंदाज से नहीं थी जो सानिया हैदराबाद, पक्का किला और कस्बा अलीगढ़ वाली लश्कर कशी थी? बिल्कुल ताकत का मुजाहरा किया गया और उसमें ज़ाहिर हुकूमत की सरपरस्ती भी थी। और मैंने तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि हम इन हालात के ऊपर, इस दहशतगर्दी पर जो नुकसानात हुए उस पर हम हुकूमत से अपील करने की बजाय हम अपनी कौम से कहेंगे कि वो इन हालात का बगौर जायज़ा लेते रहें और हुकूमती इक़दामात पर 2, 4, 6 दिन निगाह रखें ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो कि मुल्क दुश्मनी के नारों के बावजूद ज़बान की बुनियाद पर किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल आफाक भाई, एक अभी सोशल मीडिया पर आपका बयान हमने भी देखा, बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ कि इस वक्त भी कराची में 8 बजे के बाद लॉकडाउन है और मैं आज से 2 दिन पहले मेरा जाना लांडी 89 के इलाके शेरपाव में हुआ। आप यकीन करिए, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि वहाँ पे लॉकडाउन की कोई कैफियत नहीं थी और 8 बजे या शाम 6 बजे के बाद गुज़िश्ता दिनों से पहले हमारे इलाकों में पुलिस आके सीटियाँ मार के कभी कुछ दुकानदारों को गिरफ्तार करके वो लॉकडाउन करवा दिया जाता था। इसके लिए भी हम सब ने आवाज़ उठानी है या हमने उसको भी किसी सियासतदान को की तरफ ही देखना है, क्योंकि हमारी आवाम बेदार नहीं हो रही। आप अकेले उस वक्त तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आवाम बेदार नहीं हो जाती। देखिए, मैंने ताजिरों में बहुत हिम्मत और जोश देखा है और ताजिरों ने अपने इत्तेहाद के ज़रिए ये साबित किया कि वो हुकूमत को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों को रोका जाए और किसी हद तक उन्हें कामयाबी भी हुई है कि जो 6 बजे तक का आपने टाइम दिया था उसको 8 बजे तक उन्होंने बढ़ाया है। कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जो ताजिरों को मंजूर नहीं है
लेकिन ताजिरों के इस इत्तेहाद से कौम को इंस्पिरेशन मिलती है कि ताजिर जो गैर सियासी लोग हैं वो अगर अपने इत्तेहाद के ज़रिए अपने मुतालबात मनवा सकते हैं तो सियासी जमातें और अवाम इस शहर की वो अपने मसाइल हल करने के लिए अवाम अपने इत्तेहाद से गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं। अब भाई एक सवाल और लूँगा, उसके बाद हम आखिरी की तरफ जाएंगे। अगर सिंधी कौम परस्त जमातों ने एहतजाज किया बहरिया में, जिसमें डॉक्टर कादिर मक्सी का बयान वाज़े आया कि हम सिंध पे और कराची की कब्ज़ा की हुई ज़मीन का चप्पा चप्पा खाली करवाएंगे और बहरिया टाउन नामंजूर, हमें बहरिया मलिक रियाज से कोई हमदर्दी भी नहीं है। अगर बहरिया टाउन कराची नाजायज़ है तो क्या उतना ही नाजायज़ बहरिया टाउन नवाबशाह नहीं है? देखिए, मैं किसी भी बिजनेसमैन के हवाले से ना उसकी मुखालफत करना चाहता हूँ ना उसकी हिमायत करना चाहता हूँ। ये उनके जो भी नहीं, मैं उस दिन के एहतजाज की मद में बात कर रहा हूँ जिन्होंने कहा इसको नाजायज़ कब्जा किया गया और इसकी एक्टिविटी मलिक रियाज से हमारा ताल्लुक भी नहीं, उनका बिजनेसमैन है वो। मैं उसी पॉइंट्स पे जी। देखो, जो मलिक रियाज ने किया उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मलिक रियाज ने कोई चीज़ बेची और अगर वो मैंने खरीदी है उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो जाहिर है कि मैं अपनी कौम के लोगों के साथ खड़ा हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आफाक भाई, अब पूरी कौम आपकी तरफ भी देख रही है, जहाँ बहुत सारी तरफ देख रही है। बहुत सारे लोग जो इलेक्शन में पिछले 2018 के इलेक्शन में हादसाती तौर पर मुंतखब हो गए, अब उनको भी अपनी कश्ती डूबती हुई नज़र आ चुकी है। आपने शायद पिछले इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लिया था, 18 के इलेक्शन में अमली तौर पे, इस दफ़ा इलेक्शंस में आएंगे? देखिए, इंतखाबी अमल जो है वो सियासत का एक लाजमी जुज़ है जी। इलेक्शन के नताइज कुछ भी हों, इलेक्शन से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, इसलिए कि इलेक्शन के नताइज चाहे मुझे और अवाम को पता हो कि वो कोई और बनाएगा, लेकिन उस इलेक्शन का जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपको मासेस के साथ कांटेक्ट करने का जो एक मौका मिलता है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो आफाक भाई, इस सिलसिले में अभी जैसे ही ऐलान होता है या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले लेती है, शायद बल्दियाती इंतखाबात आएंगे, तो बल्दियाती इंतखाबात में हम उम्मीद रखें कि महाजिर कौमी मूवमेंट एक्टिव पार्ट प्ले करेगी? हाँ, कोई सा भी इलेक्शन हो उसमें इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लिए आपने अपनी तैयारी रखी हुई है? अब बिल्कुल हमारी हमेशा तैयारी रही है और मैंने जिस तरह कहा कि इलेक्शन मासेस के साथ कांटेक्ट का एक बहुत अच्छा मौसर ज़रिया होता है, उस अपॉर्चुनिटी को हम कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। और सेकेंडली आफाक भाई, सोशल मीडिया के हवाले से कुछ फरमाइए। सोशल मीडिया आजकल सबसे आसान रास्ता है लोगों तक पहुंचने का। आसान भी है और गैर मोतबर भी है, इसलिए कि आप किसी खबर की ना तस्दीक कर सकते हैं और ना किसी खबर के गलत होने पर किसी को आप पकड़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो लोगों में अवेयरनेस भी पैदा करता है, लेकिन लोगों को गुमराह करने में भी सोशल मीडिया का रोल है। तो हमारा सोशल मीडिया को अगर हम अपनी कौम की रहनुमाई के लिए या कौम में अवेयरनेस पैदा करने के लिए पूरे खुलूस के साथ और ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, और अगर सिर्फ अफवाह के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है कि लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा और ये जो एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है लोगों के साथ कांटेक्ट करने का, वो ज़ाया हो जाएगा। आफाक भाई, आपने एक अपने इंटरव्यू में कहा था, कोई रमज़ान की ट्रांसमिशन थी, इसको बीइंग ऑन अ वेरी लाइटर नोट, कि सब लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, एक फ़ोन कॉल की मार है, तो क्या आवाम अब भी उस फ़ोन कॉल के इंतज़ार में रहें या फ़ोन कॉल वाला मामला ख़त्म हो चुका है, अब जो पाकिस्तान में रह के सियासत कर रहा है उसी की तरफ देखा जाए? यार, इस पे कोई कमेंट मैं करूंगा तो किसी की दिलदारी नहीं, आप बिल्कुल दिलदारी नहीं। देखो, मैं अभी सोशल मीडिया पे कुछ हमें आज़ादियाँ हैं ना? नहीं, सोशल मीडिया पे आज़ादियाँ हैं, लेकिन अभी जिस किस्म के जो हालात पैदा हुए हैं और जो मुझसे अभी सहाफ़ियों ने सवाल किया था और उस पर जो मेरा रिएक्शन है, उस रिएक्शन से चीज़ें कंट्राडिक्ट करेंगी अगर मैं कोई इस पर जवाब दूंगा। अच्छा, नहीं करते, ठीक है। ये बात कहाँ तक आफाक भाई मुमकिन है कि आप, बहादुराबाद, फारूक सत्तार, ये ग्रुप्स मिलके बैठ जाएं और एक कराची को एक रहनुमा आपकी सूरत में या किसी सूरत में एक कदम सबने पीछे हटना है, एक कदम इस कौम की बेहतरी के लिए सबने पीछे हटना है, आप किस
आप रहनुमा बन जाएं या कोई और रहनुमा बन जाए, अभी तक मेरे जो आवाम समझ रही है यहीं पे जंग है। किसी और को रहनुमा बना लो, हम पीछे चल लेंगे लेकिन एक करूँ। वाह वाह वाह। आफाक भाई का इंटरव्यू यहाँ पे हम नशिश को ख़त्म करते हैं। किसी को भी रहनुमा बना लो, पीछे चलने को तैयार है। थैंक यू वेरी मच।